हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम हैं नवंबर 2020 के अमेंडमेंट्स के अंदर और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के अंदर जितने भी अमेंडमेंट आए हैं वो सब अमेंडमेंट क्या क्या है और वो हमें किस तरह से पढ़ने हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले बात समझा सर, नवंबर 20 एग्जामिनेशन जो है वो एग्जामिनेशन अपने आप में थोड़ा सा स्पेशल है। वाई सर ये थोड़ा सा स्पेशल क्यों है, ऐसे समझना। ये पहली बार ऐसा एग्जाम हो रहा है जब मई वाला एग्जाम हुआ ही नहीं है। मतलब जो मई वाले अमेंडमेंट है वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है और नवंबर वाले जो अमेंडमेंट है वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अब सर आप बोलेंगे सर अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट है, अब ये नवंबर और मई वाली क्या खिचड़ी। अब इसको समझना कि ये नवंबर और मई वाली क्या खिचड़ी, इस पॉइंट को समझना कि सर नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो ये आईसीएआई का नोटिफिकेशन है कि एग्जाम से 6 महीने तक पहले तक, ठीक है ना, बिफोर 6 मंथ्स जो उन्होंने मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि सर 6 महीने पहले तक के जितने भी अमेंडमेंट होंगे और जितने भी अमेंडमेंट को हम नोटिफाई करते हैं वो सारे अमेंडमेंट आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे। हमने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी मई वाला एग्जाम होता है, ध्यान समझना, जब भी मई, ठीक है, हमारा एग्जाम कौन सा था, मई 20 वाला एग्जाम जो था उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एप्लीकेबल होती है, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस एक्ट। अब इस बार का जो फाइनेंस एक्ट था वो 2 फाइनेंस एक्ट आए थे, ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट 2019 भी था और एक और फाइनेंस एक्ट था, क्योंकि इस बार इलेक्शन थे इसलिए 2 फाइनेंस एक्ट बने। तो एक बार तो 2 फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, ये वाला नंबर 2 हो गया, ये वाला नंबर 1 हो गया। तो ये हमको मई वाले एग्जाम के लिए क्लैरिफाई था कि यार सर ये हमको ये वाला अमेंडमेंट एक्ट रीड करना है, ये वाला फाइनेंस एक्ट रीड करना है और इसके जो अमेंडमेंट्स है वो सारे हमारे एप्लीकेबल है, दैट इज फिट एंड फाइन। ओके सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अभी हुआ क्या कि ये एग्जाम तो हुआ ही नहीं, तो हम सोच रहे थे कि यार एग्जाम हुआ ही नहीं है, गवर्नमेंट ने सॉरी आईसीएआई ने उसको बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से नवंबर 20 के अंदर उस एग्जाम को शिफ्ट कर दिया है। कब? नवंबर 20 के एग्जामिनेशन के साथ में। तो हम ये मान के चलते थे चलो ठीक है नवंबर 20 के एग्जाम के अंदर शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अमेंडमेंट तो वही वाले होंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने वो अपनी बात पर बिल्कुल काबिज, उन्होंने बोला कि सर बिफोर 6 मंथ्स, एग्जाम की डेट से 6 महीने पहले तक के सारे अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे। तो देखना नवंबर 20 वाला एग्जाम क्यों खास होने वाला है, क्योंकि एक तो आपको जितने भी सारे जो भी स्टडी मटेरियल है वो तो सारा पढ़ना ही है। अब आपको ये सारे अमेंडमेंट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अमेंडमेंट की मैं वीडियो पहले आपको दे चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और इस अमेंडमेंट के वीडियो, इसके नोट्स वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है ना, वहाँ से जाकर के आप उसको भी स्टडी कर सकते हो। तो आपको 2 चीज़ें रीड करनी है, एक तो जो अमेंडमेंट आए थे 2019, ठीक है, जो हमारा फाइनेंस एक्ट के लिए आए थे, जिसको नाम देते हैं सर अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर मई 20, और उसके साथ में आपको अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 20, ये दोनों को स्टडी करना है। अब देखिए आपका एग्जाम है नवंबर 20 के अंदर, समझना आपका एग्जाम कब है, आपका एग्जाम है सर नवंबर 20 और आईसीएआई ने क्या बोला कि एग्जाम से 6 महीने पहले तक के सारे अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। कब तक के? 6 महीने तक के सारे अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। तो 6 महीने के सारे अमेंडमेंट्स कौन से हो गए, इसका मतलब हो गया कि अप टू 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020 तक के जितने जितने अमेंडमेंट है वो सारे एप्लीकेबल हैं। 30 तारीख तक का कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और इसलिए आईसीएआई क्या करता है, आप बच्चे को आप परेशान होंगे तो वो हर बार कुछ स्टेटरी अपडेट के नाम से अपने लिए अपने साइट पर, वेबसाइट के ऊपर डालता है। तो 2 दिन पहले ही ये आईसीएआई ने ये सारे अमेंडमेंट डाले हैं, तो ये सारे अमेंडमेंट एप्लीकेबल है नवंबर 20 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो आपको ये वाली वीडियो भी देखनी है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ये जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ इसके अमेंडमेंट, अभी मैं इनकम टैक्स वाली पढ़ा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो लॉन्च करूँगा वो जीएसटी के ऊपर होगी। तो ये दोनों आपको स्टडी करना है, इन दोनों के बारे में आपको समझना है, दोनों के अंदर आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो गया, क्योंकि पुराने टाइम पर जीएसटी के अमेंडमेंट भी थे, मई 20 के जीएसटी के अमेंडमेंट वो भी एप्लीकेबल है, नवंबर 20 के अमेंडमेंट वो भी एप्लीकेबल है। सेम इनकम टैक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा तो चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ जो अमेंडमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ करके जानी है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नोट्स की, तो नोट्स का जो मैं लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा,
वहाँ पर जाकर के आप उसको परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जो मैंने बात करी वो इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर से वही बात लिखी हुई है, ठीक है ना, कि एक तो फाइनेंस एक्ट 2019 पढ़ना है, एक फाइनेंस एक्ट नंबर 2 वो भी पढ़ना है, और द सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट मेड अप टू 30 अप्रैल 2020 विच आर रेलिवेंट फॉर नवंबर 20, ठीक है, जो कि अगस्त 2019 का आपका जो एडिशन था उसमें कवर नहीं था, उन सारे अमेंडमेंट्स की हम बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आखिर क्या अमेंडमेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आखिर गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किया है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के चेंजेस है वही तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वही तो हमारे लिए आईसीई प्रेस्क्राइब करेगा, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो सबसे बड़ा चेंजेस आया था जिसको हमें पढ़ना है वो है रिगार्डिंग रेट्स ऑफ सरचार्ज। अब समझना हम क्या बात कर रहे हैं। सर हम बात करते हैं जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि सर इनकम टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स है। कौन सा टैक्स है? वी से दैट आवर टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। सर प्रोग्रेसिव का मीनिंग क्या हुआ? प्रोग्रेसिव का मीनिंग हो गया कि सर एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स विल ऑल्सो, क्या होगा बेटा बोलिए? टैक्स विल ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर लगने वाला टैक्स भी बढ़ेगा। एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स विल ऑल्सो इंक्रीजेस, ये कहलाता है प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स। इट इज नोन एज प्रोग्रेसिव नेचर टैक्स। और उसी तरह से उसके ऊपर क्या लगता है? उसी तरह से उसके ऊपर क्या लगता है? सरचार्ज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पहले यहाँ पर सरचार्ज की एक ही रेट हुआ करती थी, फिर गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2019 के बाद में बहुत सारी सरचार्ज की रेट इंट्रोड्यूस कर दी। 50 लाख की इनकम तक अलग है, 1 करोड़ तक अलग है, 2 करोड़ तक अलग है, 5 करोड़ तक अलग है। इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, 50 लाख से ऊपर अलग है, 1 करोड़ से ऊपर अलग है, 2 करोड़ से ऊपर अलग है, और 5 करोड़ से ऊपर उन्होंने अलग अलग सरचार्ज की रेट फिक्स कर दी, ठीक है। ये जो सरचार्ज की रेट है, अगर आप इसके क्वेश्चन करना चाहते हो तो इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं। मैंने उसको यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, उसको मैंने डाला हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। अगर आप इसके क्वेश्चंस करना चाहते हो तो खूब सारे क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट से वीडियो है, 5 वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, क्योंकि अमेंडमेंट पार्ट से भी बहुत रेलेवेंट था, तो वहाँ पर मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब सर इसके अंदर अमेंडमेंट क्या है? सर ये बात तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको जो सरचार्ज की रेट होगी वो सरचार्ज की रेट तो याद होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अमेंडमेंट क्या है देखना, अमेंडमेंट फर्स्ट 2 रेट के ऊपर नहीं है। मतलब कि देखना हमारे ऊपर जो सारी रेट्स एप्लीकेबल हैं, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली आपको समझाऊं कि सर हमारा जो अमेंडमेंट है वो किस रिगार्डिंग है, तो अमेंडमेंट सरचार्ज की बेसिक 2 रेट्स के ऊपर कोई चेंजेस नहीं है। उसके ऊपर की जो 2 रेट्स है कौन कौन सी है? वो जो 25 और 37% वाली रेट है उसके लिए एक छोटा सा अमेंडमेंट है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन रिलेटेड है। देखना क्या है, समझाता हूं मैं। इन अगस्त 2019 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल कंटेंट CBDT प्रेस रिलीज डेटेड 24 अगस्त 2019, पेज नंबर भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द प्रेस द इनहेंस्ड सरचार्जेस 25% एंड 37%। अगर आपकी इनकम, ठीक है, एज द केस में बी एप्लीकेबल वेयर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP पर्सन एक्सीड्स 2 करोड़ एंड 5 करोड़ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझना, पहला पॉइंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर जहाँ पर हम सरचार्ज रेट की बात करते हैं, सिर्फ ना हम यहाँ पर सिर्फ अमेंडमेंट वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बाकी सारी चीज़ें दूसरे वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। वो पुराने, अगर आपको ये जो अमेंडमेंट वाली पॉइंट पता करना हो तो जो May 20 वाला जो अमेंडमेंट दिया था वो भी लिंक में दिया हुआ है, उसके अंदर मैंने बाकी सारी बातें करी हुई। तो मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा सिर्फ सरचार्ज के अंदर ही चला जाएगा पूरा वीडियो, ठीक है। तो 2 रेट से एक है रेट 25% और एक रेट है हमारी 37%। ये 2 रेट्स के अंदर चेंजेस आया है। ये 25% वाली कब एप्लीकेबल है? अगर आपकी इनकम 2 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है, और 37% वाली कब एप्लीकेबल है? जब आपकी इनकम 5 करोड़ से एक्सीड करती है। मैं एक बार टेंटेटिव लिख रहा हूँ, बहुत बेसिक प्रोविजन के अंदर मैं बाद में जाऊँगा, ठीक है ना, ठीक है। अब सुन आगे, हैज़ बीन विड्रॉन ऑन इनकम टैक्स पेबल एट स्पेशल रेट्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स बिजनेस ट्रस्ट विद सब्जेक्ट टू STT। सिर्फ इतना सा ही अमेंडमेंट है, ठीक है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सर हमारे लिए, ध्यान से देखना, हमारे लिए जो सरचार्ज की रेट है नॉर्मल सारे एसएससी के ऊपर 25 और 37% की सरचार्ज रेट एप्लीकेबल है, यहाँ कोई दो राय नहीं है। सबको 25% और 37% वाला जो अमेंडमेंट है, ये वाला अमेंडमेंट प्रोविज़न फॉलो करना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? देखना अमेंडमेंट बहुत छोटा सा है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट का इम्पैक्ट क्या है कि ये सरचार्ज की रेट भैया सबके ऊपर है। पहले हम क्या बोल रहे हैं? पहले हम ये मान रहे हैं कि सर ये सरचार्ज की रेट जो है वो सबके ऊपर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? ये दो लोगों पर, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वालों के ऊपर ये हायर वाला जो सरचार्ज है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कौन से हैं? अब बात कर लेते हैं। अगर 111A आपको नहीं पता तो 111A आता है इक्विटी शेयर्स जो कि लिस्टेड होने चाहिए और जिसके ऊपर हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस का पेमेंट कर दिया है। और 112A किसके लिए आता है? 112A भी आता है इक्विटी शेयर्स यूनिट्स ऑफ यूटीआई वगैरह सबके ऊपर, ठीक है ना। तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई तो एकदम सॉरी, तो इक्विटी शेयर्स प्लस वो क्या होने चाहिए? लिस्टेड होने चाहिए, प्लस उसके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्सेस का पेमेंट हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है, इन दोनों के ऊपर हायर रेट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अमेंडमेंट को आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, सो बिल्कुल गोला बना के लिख दीजिएगा, हायर रेट ऑफ सरचार्ज विल नॉट बी एप्लीकेबल। बस इतना सही अमेंडमेंट है, ठीक है। ज़्यादा एक्ट की लैंग्वेज में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इतना ही सही अमेंडमेंट लिख सकते हो। सर छोटी सी बात है, हायर रेट ऑफ सरचार्ज विल नॉट बी एप्लीकेबल। सर इन केसेस के अंदर हायर रेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होगी सर, ठीक है। 25% और 37% रेट नॉर्मली सबके ऊपर है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। देखना नॉर्मली एक प्रोविज़न क्लियर है। मैंने आपको एक छोटी सी बात समझा दी कि सर जो हमारी सरचार्ज की रेट है वो सबके लिए अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। 50 लाख से ऊपर अलग है, 1 करोड़ से ऊपर अलग है, 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है। आपको यूज़ करना है, आपको उसके क्वेश्चंस करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो जगह ध्यान रख लेना। सर कौन सी दो जगह? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। वहाँ पर ये 25 और 37% वाली रेट मत लगाना, बाकी सब कुछ आपको लगानी है। अब देखना इसके कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स भी वही है, आईसीआई ने नोटिफाई करके दिए हुए हैं। आईसीआई ऐसे आजकल हमारी बहुत सारी हेल्प करने लग गया है, तो आईसीआई ने वैसे ही दिया हुआ। देखना वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A एंड 112A एक्सीड्स ₹50 लाख बट लेस देन 1 करोड़। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रेट ऑफ सरचार्ज कितनी है? 10% है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल 30 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल 25 लाख है, अदर 40 लाख है, तो कोई दिक्कत नहीं सर। 95 लाख की आपकी इनकम है, सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जानकर सरचार्ज किसके ऊपर होगा? पहले आप 95 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स कंप्यूट कर लेना, इस टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा। ध्यान, सरचार्ज किसके ऊपर लग रहा है? सरचार्ज चार्ज ऑन द टैक्स अमाउंट। तो बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कोई अमेंडमेंट नहीं कैसे? नहीं सर, क्योंकि इनकम कौन सी जा रही है? 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जा रही है, तो इस पर कोई अमेंडमेंट एप्लीकेबल है ही नहीं। जो नॉर्मल करते हुए आए हो वही करते रहना। चलिए सर, तो आगे देखते हैं और कुछ लग सकता है क्या? अगला, वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। सरचार्ज की रेट कितनी है? 15%। मुझे बताओ कि क्या 1 करोड़ से 2 करोड़ के लिए भी मैंने कोई अमेंडमेंट बोला क्या? अब बोलोगे नहीं सर आपने इसके बारे में कोई अमेंडमेंट नहीं बोला। नहीं बोला है तो कोई अमेंडमेंट एप्लीकेबल भी नहीं है।
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है कितना, 60 लाख फॉर एग्जांपल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 65 लाख रुपए, अदर इनकम 50 लाख है, कोई दिक्कत नहीं सर। 1.75 करोड़ की इनकम है, 1.9 की होती, 1.8 की होती, 1.6 की होती, सबके ऊपर टैक्स निकाल करके सरचार्ज लगा देना 15%। तो 2 करोड़ तक की इनकम पर जो सरचार्ज एप्लीकेबल है उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। उसके ऊपर आप वही नॉर्मल प्रोविजन यूज करोगे जो आपको यूज करना है, इसके अंदर और कोई चेंजेस आपको करने की जरूरत बेटा नहीं है। बोले सर ओके सर डन। अब अगला देखिए वेयर टोटल इनकम जिसमें 111A और 112A का कोई अमेंडमेंट का कोई इनकम नहीं है और इनकम एक्सीड करती है 2 करोड़ से बट डज नॉट एक्सीड 5%, तो कितना लगेगा, ठीक है, तो आपका 25% वाला टैक्स लगेगा। देखना एक्सक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A 11112 एक्सक्लूडिंग, ठीक है, ठीक है। अब मान लो जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है 54 लाख का, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 55 लाख का, और अदर इनकम कितनी है 3 करोड़। अब देखो इनकम 2 करोड़ से एक्सीड हो गई, इनकम 2 करोड़ से एक्सीड हो गई, तो क्या बोला, हायर सरचार्ज रेट, कौन सी वाली रेट, 25% विल नॉट बी एप्लीकेबल। हायर वाली रेट एप्लीकेबल नहीं होगी, हायर वाली रेट एप्लीकेबल नहीं होगी, तो कौन सी एप्लीकेबल होगी, तो लोअर वाली एप्लीकेबल होगी। सरचार्ज वुड बी लेवीड एट द रेट 15% ऑन इनकम टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 54 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, और 25% किसके ऊपर लगेगी, जो बाकी की 3 करोड़ की इनकम है ना बेटा उसके ऊपर तो सरचार्ज 25% ही लगेगा। फिर समझना, एक एग्जाम्पल और देख लेना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझो, वापस सुनना। मान लो हमारी जो इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम जो आ रही है उसका जो बाइफर्केशन किया उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 60 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 60 लाख रुपए का, और जो हमारी अदर इनकम आ रही है वो आ रही है मान लो 2.5 CR। अब देखो आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड हो गई, बोला यस सर, तो क्या प्रोविज़न है, आपको सबके ऊपर पहले टैक्स निकालो, जो नॉर्मल रेट हमने सिखाई है आपको, जो स्पेशल रेट सिखाई है उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मली आराम से, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स निकाल लो। बोले टैक्स निकाल लिया, बोले यस सर टैक्स निकाल लिया। अभी क्या करना है, अभी हम लगाएंगे इसके ऊपर सरचार्ज। क्या लगाएंगे, सरचार्ज। तो इन दोनों के ऊपर जो टैक्स आया उसके ऊपर सरचार्ज की रेट कितनी रहेगी, 15%। इसके ऊपर सरचार्ज की रेट कितनी रहेगी, 15%, और इनके ऊपर जो सरचार्ज की रेट रहेगी वो 15 नहीं हो जाएगी, इनके ऊपर तो 25% है, हायर वाली एप्लीकेबल है। अमेंडमेंट छोटा सा है कि 2 करोड़ से 5 करोड़ वाली जब इनकम आ रही है जिसमें सरचार्ज 25% लगना चाहिए, वहीं पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, आई रिपीट अगेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर जो सरचार्ज है वो सिर्फ 15% ही चार्ज होगा, 25% चार्ज नहीं होगा। सिंपल, ठीक है। हाँ जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, इधर देख लो, जो मैंने कहा हुआ है लिखा हुआ है, द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स पेबल ऑन द पोर्शन ऑफ इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर सेक्शन 111A एंड 11112 नॉट एक्सीडिंग 15%, वो 15% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। मान लो आपकी जो टोटल इनकम है जिसमें हम 111A 11112 को नहीं जोड़ रहे, जो 5 करोड़ से एक्सीड हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर रेट तो कितनी है, 37%, लेकिन जो 111A और 11112 है उसके ऊपर रेट कितनी रहेगी, द रेट विल बी 15%, 15% ओनली। देखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का 50 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 65 लाख रुपए, और अदर इनकम 6 करोड़। अब आप खुद बताइए क्या होगा, ये जो 6 करोड़ है उसके ऊपर क्या आ रहा है, टैक्स आ रहा है, उसके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा, उसके ऊपर जो
उसके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा उसकी रेट 6 करोड़, क्या बोला मैंने बेटा, कौन सी इनकम है ये, 6 करोड़ वाली इनकम है, 6 करोड़ इनकम अदर इनकम। यहाँ पर गवर्नमेंट कोई रिलैक्सेशन दिया क्या, बोले नहीं नहीं यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो यहाँ रेट है 37% सरचार्ज। और 111A एंड 112A, इसके ऊपर जो टैक्स निकलेगा उसके ऊपर जो सरचार्ज की रेट रहेगी वो रहेगी 15%। मैक्सिमम इन्होंने सरचार्ज की रेट फिक्स कर दी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर मैक्सिमम जो सरचार्ज लगाएंगे वो हमारा किसी भी केस में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इतने सारे एग्जांपल्स देकर समझाया हुआ है, ठीक है। देखना ये आपको पूरा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा, ठीक है, इसके ऊपर रेट कितनी रहेगी 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा, इसके ऊपर रेट कितनी रहेगी, इसके ऊपर भी 15% रहेगी। और सरचार्ज at the rate 37% would be allowable on income tax computed on other income of 6 crore included in the total income। बोलिए क्या पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और दिया हुआ है, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111 222 एक्सीड 2 करोड़ इन केस नॉट कवर्ड इन 3 और 4। अगर 3 और 4 में कवर नहीं हो रहा और फिर भी हमारी इनकम उससे एक्सीड हो जाए, जैसे एग्जांपल देखना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल 60 ला के ये 55 ला के ये कितना 1.10 लेगा, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार सर मान लो हमारी इनकम, बहुत ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये डाउट हो सकता है आपका। सपोज हमारी इनकम 2 करोड़ से एक्सीड हो रही है, लेकिन उसका बाइफर्केशन देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं बाइफर्केशन दे रहा हूं, 1.5 करोड़ अदर इनकम एंड 1 CR या 2 CR जो भी ले लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो गवर्नमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रही ना, हम नहीं हो रही, तो आपके ऊपर जो सरचार्ज की रेट होगी वो कितनी होगी, वो 15% ही एप्लीकेबल होगी। द सरचार्ज रेट विल बी 15% ओनली। सरचार्ज की रेट कितनी रहेगी, सरचार्ज की रेट 15% ही रहेगी। बोलिए क्या पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अच्छा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अमेंडमेंट जो मई 20 के हैं उसके अंदर मैंने क्वेश्चन करा रखे, बेसिक कॉन्सेप्ट के जो पांच लेक्चर्स हैं उनका भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, उनको आप एक बार और स्टडी कर लीजिएगा अगर सरचार्ज के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको सरचार्ज भी यूज़ करना पड़ेगा, सरचार्ज के साथ में मार्जिनल रिलीफ भी यूज़ करनी पड़ेगी, वो दोनों प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो वो दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उनको ज़रूर से देख लीजिएगा एक बार आप, तो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि सरचार्ज ना ये थोड़ा सा आप एग्जाम में क्या हो गया, अभी तक सरचार्ज को हम इतना ज़्यादा रेलेवेंस में नहीं लेते थे, ठीक है नहीं यार ठीक है चलो होगा तो आ जाएगा, नहीं तो ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मई 20 वाले अमेंडमेंट भी फर्स्ट प्रोविजन सरचार्ज के रिलेटेड था, और नवंबर 20 के अमेंडमेंट अगर मैं इनकम टैक्स के उठा रहा हूँ तो इसमें भी सबसे पहला जो प्रोविजन आ रहा है वो किसके रिलेटेड आ रहा है, वो भी सरचार्ज के रिलेटेड आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम इंक्रीजेज, एग्जाम में सरचार्ज के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो सर इसके बाद आपने सैलरी चैप्टर के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं बोला, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर नहीं बोला, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं बोला। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ध्यान रखना नवंबर 20 के लिए स्पेसिफिक नहीं है, मई 20 के जो अमेंडमेंट थे कि हाउस प्रॉपर्टी को 2 कर दिया है, ठीक है ना, सैलरी के अंदर जो रिडक्शन है वो एसेट रिडक्शन 50,000 कर दिया है, वो एप्लीकेबल है। यस सर वो तो एप्लीकेबल है, वो तो मई 20 का ही हो चुका है, वो तो यहाँ पर लगेगा ही लगेगा, 100% श्योरिटी है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 3 यूनिट 3 पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। अगर यहाँ पर क्या अमेंडमेंट है, वैसे यह अमेंडमेंट नोटिफाइड था, पहले ही बता रखा था उन्होंने
अगर आपने मेरा फुल कोर्स बाय किया हुआ है, अगर आपने पेन ड्राइव के अंदर दिया हुआ है, तो मैंने ये वाला प्रोविज़न वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, पहले से एक्स्ट्रा के अंदर पढ़ा दिया था, वही को उसी को नोटिफाई किया है कि अगर आप देखना ये हुआ क्या था, प्रॉब्लम समझना कि कोविड-19 तो आ गया सर, इसके अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। उससे पहले ही एक्चुअली इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी रिलेटेड टू ऑटो सेक्टर्स, ठीक है ना। ऑटो सेक्टर जैसे कि मारुति सुजुकी वगैरह हो गए, ये सारे ऑटो सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि इनके व्हीकल सेल ही नहीं हो रहे। ये लोग ट्राई कर रहे हैं बेचारे, सेल करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके व्हीकल सेल ही नहीं हो रहे। और गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि यार हम रिसेशन की सिचुएशन में पहुंच सकते। कोविड-19 के बाद तो कन्फर्म हो गया भैया, लगी गई अब तो इकोनॉमी की, अब तो रिसेशन आ ही गया है, चलो छोड़ो बात को, ठीक है, बात चलिए तो दूर तक जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को यह लगा कि यार, उस समय पर लग रहा था कि यार ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा डिफ्लेशन आ सकता है, उनकी जो पोजीशनिंग है वो वीक जा सकती है, वो पॉइंट्स, वो इंडस्ट्रीज़ लॉस में आ सकती है। तो सर ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन इंडस्ट्रीज़ को हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए एक प्रोविज़न लेकर के आया कि यार लोगों को थोड़ा सा इंकरेज करना है। क्या करने के लिए गवर्नमेंट चाहती थी, छोटा सा एक इंकरेजमेंट मिले। किस, आप बोलोगे सर क्या इंकरेजमेंट चाहिए? छोटा सा इंक्रीमेंट चाहिए कि एक काम कर लो कि आप ऑटो सेक्टर के अंदर मंदी आई हुई है, डिफ्लेशन आने का चांसेस है, तो आप परचेज ज़्यादा कर लो। अब हम बोलेंगे कि सर परचेजेस क्यों करें, पेट्रोल डीजल तो आपने दुनिया भर का महंगा कर रखा है। बोले कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल डीजल की बात छोड़ो, उसको बात को मत उठाओ, उसकी बात को कभी सुनते नहीं है। और बोला एक काम करते हैं, हम आपको थोड़ा सा इंसेंटिव देते हैं, इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ मोर डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन की रेट को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। देखना पहले शुरुआत में कई साल पहले, अभी 3-4 साल पहले की बात करें तो मैक्सिमम जो डेप्रिसिएशन की रेट हुआ करती थी दैट वाज मोर देन 100%, सॉरी दैट वाज 100%। और अभी उन्होंने उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, एज अ मैक्सिमम 40%। पहले कई सारे एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वगैरह के ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन थी वो थी 100%, ठीक है। मोर देन 100% की बोला क्योंकि पहले जो वेटेज रिडक्शन मिला करता था वो भी क्या था, ज़्यादा था। पहले 200% भी मिला करता था वेटेज रिडक्शन, उसको रिड्यूस करके इन्होंने 150% कर दिया, जो सेक्शन 35 के अंदर है साइंटिफिक रिसर्च वाले, उसके लिए बोला मैंने। तो पॉइंट समझना कि अगर हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करवाना है, आपको ज़्यादा परचेस करवाना है तो आपको कोई ना कोई इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव किस रिगार्डिंग दे रहे हैं, बड़े होशियार लोग हैं, ये बड़े समझदार लोग हैं। आपको इंसेंटिव दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोर डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा करके दे रहे हैं। और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया, वो टाइम पीरियड भी निकल चुका है वैसे। इंक्रीज्ड, देखना अमेंडमेंट पढ़ना, अमेंडमेंट क्या है, इंक्रीज्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल सॉरी in respect of motor vehicle acquired and put to use during the period 23rd August 2019 to 31st March 2020, 23 अगस्त से 31 मार्च तक के पीरियड के अंदर अगर आपने मोटर व्हीकल बाय किए तो हम आपको इंक्रीज्ड रेट पर डेप्रिसिएशन देंगे। क्यों? इससे आपको थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा, थोड़ा सा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, थोड़ी सी आप ज़्यादा परचेजिंग करोगे। ये गवर्नमेंट का मानस था, छोटा सा अमेंडमेंट है। देखना क्या अमेंडमेंट है, मोटर बसेस, मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23rd August to 31st March एंड पुट टू यूज ऑन बिफोर 31st March 2020। मतलब कि इस प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर है 1920, इस 1920 के प्रीवियस ईयर में ही आपको उसको पुट टू यूज़ करना है। और सिर्फ किसके लिए है, बसेस, लॉरीज और टैक्सीज के लिए, जो कि हायर पर आप क्या करते हो, जिसको हायर पर चलाते हो आप, ठीक है। तो इसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कर दी वो कितनी कर दी, 45%। नॉर्मली जो रेट होती है वो दो होती है, एक होती है 15%, एक होती है 30%, ठीक है। तो जो 30% वाले थे उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 45%। एंड अदर, अगला मोटर कार अदर देन दोस्त, जो फर्स्ट में नहीं आ रहा, मान लो बस नहीं है, लॉरी नहीं है, मोटर टैक्सी का हमारा बिजनेस नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो उसके लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना कर दिया, 30%, ठीक है। तो कोई बहुत विशेष अमेंडमेंट नहीं है,
पहला अमेंडमेंट था सरचार्ज, देखना 2 मिनट में रिवाइज कराता हूँ वापस से। पहला अमेंडमेंट था सरचार्ज, मतलब आप वीडियो को जैसे कंप्लीट करेंगे आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आराम से बैठ के देखिए। पहला अमेंडमेंट क्या था, 111A और 111(2) के जो इक्विटी शेयर्स हैं जो लिस्टेड है, जिसके ऊपर एसटीटी पेड है, उनके ऊपर इंक्रीज्ड सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा, 25 और 37% वाला एप्लीकेबल नहीं है, बाकी 15% लगेगा उनके ऊपर। सेकेंड अमेंडमेंट कि मोटर बसेस, लॉरीज या मोटर टैक्सीज को अगर आप एक्वायर करते हो, डेट याद रखना 23 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त से 31 मार्च के बीच में खरीदा तो रेट रहेगी 45% और अदर में रेट रहेगी 30%। छोटा सा अमेंडमेंट है, हल्का सा अमेंडमेंट है। देखिए कितना जल्दी जल्दी अमेंडमेंट हो रहे हैं। हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं अमेंडमेंट इन द चैप्टर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अमेंडमेंट के अंदर पहुँच चुके हैं। देखिए तो कैपिटल गेन का मुझसे पूछा जाए तो प्रैक्टिकली कैपिटल गेन का कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक छोटा सा चेंज है कैपिटल गेन के अंदर, वो है कि इसका जो इंडेक्स है वो 289 कर दिया गया है। द इंडेक्स इज़ 289, ठीक है। एक्चुअली ये नोटिफाई करना बाकी था, वो नोटिफिकेशन में आया नहीं था, वो नोटिफिकेशन में थोड़ा सा देर से आया। उसका नोटिफिकेशन की डेट है 12 सितंबर 2019। याद रखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, कोई ज़रूरत नहीं है क्या क्लॉज लिखा हुआ है आपको पढ़ने की, नहीं सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इतनी सारी जो इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, इंडेक्स नंबर भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 99% केस के अंदर वो एग्ज़ाम में लिखा हुआ आएगा। आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है कि इस साल का इंडेक्स जो है वो 289 है और 2001-2 का जो इंडेक्स था तो वो कितना है 100। इसके अलावा सच में बेटा और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो 1920 का जो आपका CII है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो कितना है, दैट इज 289, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट इज अमेंडमेंट इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। अगर ना इसकी अगर आप इसको देखोगे तो लैंग्वेज बहुत बड़ी लिखी हुई है और मैंने जानबूझ करके ना इसकी लैंग्वेज को मैंने नहीं हटाया। मैंने जो लिखा हुआ है बिल्कुल देखना, जो प्रोविज़न में लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज को रखा हुआ है, ताकि क्योंकि सर जब आप हमसे पढ़ने आते हैं शुरुआत में, जैसे कि हमारे मान लो आपने पेन ड्राइव क्लासेस बाय करी है या गूगल लिंक बाय किया है या हमारे फिजिकल क्लासेस के अंदर आप पढ़ने आ रहे हो, फेस टू फेस पढ़ने आ रहे हो, तो आप पहली बार इंटर के अंदर आते हो, उस समय पर हम आपको लैंग्वेज को थोड़ा इजी करके समझाते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि सर पहली बार पढ़ रहे हो, उससे पहले आपको पता नहीं है उसके बारे में बहुत सारी बातें, तो हम उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी करते हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि सर आप अमेंडमेंट का वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप एक बार पूरी प्रिपरेशन कर चुके हो, और कई बच्चे होंगे तो 3-3 बार 4-4 बार रिवीजन कर चुके होंगे। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका 1-2 बार एग्जाम दे चुके होंगे। ऑब्वियसली सर दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा कि आप एक्ट की लैंग्वेज को भी पढ़ें, और हम चाहते हैं कि आप उसके बाद में थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो जाए, थोड़ा सा एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ने लगे और उसको सीखने लगे। इसलिए हमने उसको एक्ट की लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। शॉर्ट नोट जो है वो साथ में लिखवा दूंगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी तक पहला अमेंडमेंट डिस्कस किया कि 111A 112A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स। क्या अमेंडमेंट है सर, छोटा सा अमेंडमेंट है। इंक्रीज्ड सरचार्ज रेट 25 और 37% एप्लीकेबल नहीं होगी, 15% मैक्सिमम रहेगी। सेकंड, मोटर बसेस, लॉरीज, मोटर टैक्सीज बाय करते हो 23 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक, और इसी प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज़ करते हो, तो आपके ऊपर जो रेट है एप्लीकेबल है वो कितनी रह जाएगी, वो 45% हो जाएगी। और अदर मोटर व्हीकल बाय किए हैं, कार्स वगैरह बाय किए तो 30% हो जाएगी। ये इंक्रीज्ड है, 15 और 30 की जगह 30 और 45 कर दिया। कैपिटल गेन के अंदर कुछ नहीं है, 289 इंडेक्स कर देना। अगला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी हम बात करते हैं अदर सोर्स की, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको भी समझा दूंगा, पहले एक्ट की लैंग्वेज पढ़ो आराम से, कोई जल्दबाजी मत करो। देखना, नोटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, मतलब सिर्फ कुछ स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन के लिए अमेंडमेंट करूंगा, ऐसा गवर्नमेंट करी, मैं नहीं करा, ठीक है ना। रिसिट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हो जिस पर आपका 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सर ये क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखते हैं। पहले देखते हैं कि प्रोविजन क्या कहता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का प्रोविजन कहता है एनी सम
of money received without consideration if the aggregate of value exceed rupees 50,000 or value of immovable property being land or building or both received without consideration, stamp duty value exceed 50,000. It also brings to tax in case where immovable property is received for inadequate consideration and the difference is more than 50,000 or 5% of sale consideration. तो सर ये हमको तो पूरा प्रोविज़न पता है, इसका मतलब हम कहाँ पहुँच चुके हैं सर, हम गिफ्ट के प्रोविज़न को पहुँच चुके हैं। गिफ्ट का प्रोविज़न क्या कहता है, पहला मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, याद आया प्रोविज़न। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन। सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। थर्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है और ये भी मिली है आपको विदाउट कंसिडरेशन। और फोर्थ, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है आपको विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। 4 पार्ट है और एक्चुअली 5 पार्ट है। फर्स्ट जो आता है वो आता है रिगार्डिंग मनी के टर्म्स में, ठीक है। ऐसे कीजिए तो क्या फर्क पड़ता है। इसको प्रॉपर ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिली है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रही है, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड, और ये किससे एक्सीड कर रहा है, 50,000 से एक्सीड कर रहा है। यहाँ हम फेयर मार्केट वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किससे एक्सीड हो जाए, 50,000 से। यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं इस पार्ट के अंदर, आपकी 2 चीज़ें आती है। एक तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड इज मोर देन 50,000, एंड एक और प्रोविजन लगाया है वह 5% डिफरेंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन पेड, ठीक है। यहाँ पर याद है ना, यहाँ पर 2 प्रोविज़न लगते हैं। एक तो दोनों का डिफरेंस 50,000 से ऊपर हो जाए, या दोनों का जो डिफरेंस है वो 5% से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यू में 5% जोड़िए, अगर उससे ज़्यादा अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो ही हम कंसिडर करते हैं गिफ्ट, बाकी कंसिडर नहीं करते। डिटेल में जो है हम उसको हमारी रेगुलर क्लास के अंदर उसको डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं अभी और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो समय बहुत ले लेगा, ठीक है। अब सर ये प्रोविज़न तो हम जानते हैं, ये है 56 सेक्शन 56(10) का प्रोविज़न। अब देखते हैं सर आगे अमेंडमेंट क्या लिखा हुआ है। द प्रोविजियो मतलब उसके अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं, हाउएवर लिस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस अंडर विच एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या प्रोविजन स्टार्ट किया है, फाइनेंस एक्ट 2 हैज इंसर्टेड क्लॉज 11 टू proviso to provide that sum of money or value of property would not be chargeable to tax in the hands of recipient if it is received from such a class of person subject to such condition as may be prescribed। तो देखना अमेंडमेंट क्या है, ये प्रोविजन लगेगा 100% लगेगा, ये लगेगा 100% लगेगा। अब यहाँ पर एक अमेंडमेंट है
इट विल नॉट बी एप्लीकेबल, बहुत जबरदस्त देखना, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन। अरे आप यह बोलोगे यार ये क्या अमेंडमेंट लेकर आए हो कि जो गिफ्ट वाला प्रोविज़न है वो सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन और उनके भी स्पेशल ट्रांजैक्शन के ऊपर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। आप बोलोगे यार सर ये तो गजब ही बात होगी, पहले हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या है, फिर ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन क्या है। तो दो चीज़ चेक करनी है, तो कैटेगरी ऑफ पर्सन भी चेक करना है और स्पेशल ट्रांजैक्शन, दोनों चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन है। अब आगे समझना, अब एक्चुअल अमेंडमेंट आ रहा है, ठीक है। ये बाकी तो फालतू, पहले तो क्या कर दिया, प्रोविजन समझा दिया। अब प्रोविजन में देखिए सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन इन सर्टेन कंडीशन सर्टेन सिचुएशन। अब कौन सी कंडीशन वो देखना, कौन सी सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस एंड रूल नंबर दिस shall not apply to any immovable property. Provision is applicable only for immovable property being land or building or both received by a resident of an unauthorized colony. Unauthorized colony कहाँ की, in the national capital territory Delhi। तो जो पहले unauthorized colony थी कहाँ पर, वो भी हमारी कैपिटल के अंदर दिल्ली के अंदर कोई एक अनऑथोराइज कॉलोनी थी। उसका क्या हो देखना, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट रेगुलराइज द ट्रांजैक्शन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट टू सेल विल पोजेशन लेटर और एनी अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो हुआ क्या, एक अनऑथोराइज कॉलोनी थी हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर, उस अनऑथोराइज कॉलोनी को हमारी गवर्नमेंट ने रेगुलराइज्ड कर दिया। क्या कर दिया, रेगुलराइज्ड कर दिया। आप भी अमेंडमेंट देखते हंसोगे कि सर क्या क्या अमेंडमेंट करती रहती है और क्या क्या अमेंडमेंट आईसीआई हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। सर दिल्ली के अंदर कोई अनऑथोराइज कॉलोनी थी, उस अनऑथोराइज कॉलोनी को गवर्नमेंट ने रेगुलराइज कर दिया और उस रेगुलराइज करने से आपको कोई बेनिफिट हो गया और उसके ऊपर गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये छोटा सा अमेंडमेंट दिल्ली के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको पढ़ा देते, ठीक है। लेकिन सर हमारे पास क्योंकि सर इनकम टैक्स का अमेंडमेंट है तो कोई छोटी सी जगह पर का भी अमेंडमेंट हो तो वो भी हमारे लिए एप्लीकेबल है, इसलिए इन्होंने भी इसको रखा हुआ है कि सर अमेंडमेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखना, confirmation of recognition right of ownership and transfer or mortgage in the regard of such immovable property in the favor of such a resident। उसको रेगुलराइज करके उसका या तो सेल या विल या पोजेशन लेटर या और कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके नाम कर दिया जाता है, और वो पर्सन कौन है, लेने वाला कौन है, वो लेने वाला रेगुलराइज किसके रिस्पेक्ट में किया है, वो रेजिडेंट के रिस्पेक्ट में किया है। तो अमेंडमेंट क्या है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर गिफ्ट प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल। वहाँ पर आपका गिफ्ट प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ गिफ्ट प्रोविज़न, ठीक है। देखना मीनिंग ऑफ टर्म्स क्या है, रेजिडेंट का मतलब क्या है, रेजिडेंट मीन्स अ पर्सन हैविंग फिजिकल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड और लेटेस्ट सेट ऑफ पावर अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल विल पोजेशन लेटर और एनी अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग document evidencing payment of consideration in respect of property and unauthorized colony and includes their legal hire but does not include tenant license or permissive user। जो वहाँ का एक्चुअल यूज़र है जिसके पास किसी न तरह का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है, वो ये बताने के लिए काफ़ी होना चाहिए डॉक्यूमेंट कि वो वहाँ का रेजिडेंट है, ठीक है। उसके पास में क्या होना चाहिए, उसके पास में
उसके पास में प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन होना चाहिए। किसके बेसिस पर मानेंगे? कोई पावर ऑफ अटॉर्नी हो, कोई एग्रीमेंट टू सेल हो, कोई विल हो, कोई पोजीशन लेटर हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम ये मानेंगे। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हमको पता होना चाहिए कि वो जो कॉलोनी है वो कौन सी है, वो अनऑथोराइज कॉलोनी है और वहाँ का वो पर्सन रेजिडेंट है। अब व्हाट इज अनऑथोराइज कॉलोनी? अ कॉलोनी और डेवलपमेंट कंप्राइजिंग of a contiguous area where no permission has been obtained for approval of layout plan or building plans has been identified for regularization of such colony in pursuance of notification number this। ठीक है, तो एक्चुअली DDA का एक अमेंडमेंट था। DDA के ने क्या किया कि एक कॉलोनी थी, वो कॉलोनी एक्चुअली उसको अनऑथोराइज या उसको इलीगल माना हुआ था इतने सालों से उसको इलीगल माना हुआ था, और अब उसको जाकर के हम रेगुलराइज कर रहे हैं। आज के बाद से हम उसको क्या कर देंगे? रेगुलर कर देंगे, नॉर्मल उसको हम कंसीडर कर देंगे, और उस कंसीडरेशन के अंदर उसको उनको लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ, उस बेनिफिट को हम गिफ्ट नहीं मानेंगे। आई रिपीट द अमेंडमेंट। ठीक है, आज नॉर्मली गिफ्ट का जो प्रोविज़न है वो कहता है कि सम ऑफ मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, इन तीनों के ऊपर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है। वो हो सकता है विदाउट कंसिडरेशन, वो हो सकता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, हर केस में ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। बस एक जगह ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नोटिफिकेशन से, के रूल से एक अनऑथोराइज कॉलोनी है जो दिल्ली में सिचुएटेड है वहाँ के रेजिडेंट को वो प्रॉपर्टी दे दी जाती है, तो उस केस में गिफ्ट वाला प्रोविज़न जो है बेटा, वो गिफ्ट वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। आई रिपीट अगेन, वो गिफ्ट वाला प्रोविज़न वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट पढ़ करके आप हंसने लग जाओगे कि क्या सर इस तरह का भी कोई अमेंडमेंट इनको देने की ज़रूरत थी क्या? लेकिन ठीक है, इन्होंने दिया है, इसका मतलब उनको लगा था कि इसकी कोई ना कोई ज़रूरत होगी तभी उन्होंने दिया होगा। देखना, परमिसेबल अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। अब हुआ क्या सर, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स सब शुरुआत में जब ये प्रोविज़न लिखे गए थे तो उस टाइम ऑनलाइन पेमेंट करने के हमारे पास दो तीन तरीके ही हुआ करते थे। कौन कौन से पेमेंट हुआ करते थे? या तो आपने चेक से दे दिया या डेबिट कार्ड से दिया। फिर धीरे धीरे ये बढ़ने लगे सर, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स आने लग गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक तरीके आने लग गए जिसके बेसिस पर या जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट करने लग गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लग गए। अब जिस समय पर ये प्रोविज़न लिखे गए थे उस टाइम पर इतने मोड्स थे नहीं। आजकल आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, भीम के थ्रू कर सकते हो, UPI के थ्रू कर सकते हो, गूगल पे के थ्रू कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, ई वॉलेट जिसको आप कहते हो, या इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ई वॉलेट्स हो गए, ई पेमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, NEFT है, RTGS है, हज़ारों पैटर्न्स है, हज़ारों तरीके हो गए आजकल ऑनलाइन पेमेंट करने के। तो उस टाइम तक जो प्रोविज़न लिखा हुआ था देखना, तो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 के अंदर हर तरह के पेमेंट को, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक मोड को इन्होंने प्रेस्क्राइब किया कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड लिखे हुए नहीं थे, ठीक है। इन एडिशन टू पहले अकाउंट पे चेक लिखा हुआ था, बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम लिखा हुआ था। तो जहाँ पर चाहे वो 35 AD हो गया 10,000 रुपये वाला, 40A3 हो गया, 43(1) हो गया, 44 AD1 हो गया, 43C हो गया, 50C हो गया, 56(2) हो गया, 80JJ हो गया, जहाँ पर हम ये कहते थे कि कैश नहीं करना है वहाँ पर आप कुछ और कर सकते हो। अब आपको ये पूरे प्रोविजंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नए मोड्स ऑफ अप्रूवल क्या है। अकॉर्डिंगली द CBDT हैज़ बाय नोटिफिकेशन नंबर रूल दिस to prescribe the following electronic modes through which payment can be made or money can be received for the purpose of above section stated in above table। वो हो सकता है क्रेडिट कार्ड, इट मे बी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, ठीक है, IMPS है, हाँ, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, UPI,
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम, या ठीक है जो आधार पे के साथ में कनेक्टेड होता है, या सर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन। तो इन्होंने ये चीज़ें और प्रेस्क्राइब कर दी कि भैया ये सब भी एप्लीकेबल है। नेट बैंकिंग से कर लो, भीम से कर लो, एनईएफटी से कर लो, किसी भी यूपीआई पे से कर लो, चाहे गूगल पे से कर लो, चाहे पेटीएम से कर लो, सारे के सारे ट्रांजैक्शन, सारी की सारी वर्किंग को इन्होंने क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, ठीक है, लेकिन हाँ अच्छा अमेंडमेंट है, करना ज़रूरी था, क्योंकि कई सारे पॉइंट को लेकर के क्लैरिफिकेशन नहीं आ पा रहा था। तो उस क्लैरिफिकेशन को करने के लिए इन्होंने ये वाला अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज सर्टेनली आर सेकेंड लास्ट अमेंडमेंट, ठीक है। और पूरा सेक्शन 194N इन्होंने वापस से लिखा है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोविज़न इन्होंने लिख करके दिया। मैं आपको शॉर्ट में लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पूरा अमेंडमेंट रिलेटेड है, आप देख सकते हो 194N और 194M से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा चेंजेस है आपके साइन से रिलेटेड, ठीक है। ये इतना बड़ा पूरा इन्होंने क्या किया है, इस अमेंडमेंट को इन्होंने इतने बड़ा इस अमेंडमेंट को नोटिफाई किया। तो सेकेंड लास्ट अमेंडमेंट है, एक छोटा सा अमेंडमेंट पैन कार्ड से रिलेटेड। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी आपका जो चैप्टर 9 है, जो एडवांस टैक्स, TDS एंड TCS, ठीक है। ये ना नॉर्मली पहले क्या होता था कि नवंबर 19 की एग्ज़ाम से पहले हम TDS वाले चैप्टर को बहुत इजी वे में ले लेते थे, ठीक है, कि यार ठीक है ना यार, इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस तो रहता है। नवंबर 19 के, ठीक, नवंबर 19 के अंदर TDS और कुछ चैप्टर्स को मिला करके, उसका मर्ज मिला करके एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर दे दिया गया, ठीक है। तो सर अब से ये जो प्रोविज़न है, जो सेक्शन 194N है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अमेंडमेंट के अंदर डाला हुआ है, TDS चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको पूरा तरह से ढंग से पढ़ेंगे और इसको नोट करते जाएंगे कि क्या प्रोविज़न है, इसका क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। पहले सेक्शन 194N। अब देखिए बेटा, हमको भी पता है यार, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कितनी सारी परेशानी है तुम्हारे ऊपर, तुमको कौन सा सेक्शन 194N याद होगा। तो 194N बेसिक जो प्रोविज़न है वो फाइनेंस एक्ट 2019 में इंसर्ट कर दिया था, ठीक है ना। कब से एप्लीकेबल है, 1 सितंबर 2019 से, ठीक है। अ बैंकिंग कंपनी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in carrying on the business of banking or post office who is responsible for paying in cash any sum or aggregate of sum exceeding rupees 1 crore during the previous year to any person from one or more account maintained by such person with it, TDS at the rate 2% on a sum exceeding 1 crore। 1 करोड़ से जितना एक्सीड हुआ, ठीक है, और कब लगेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, सॉरी बहुत सिंपल सा सेक्शन है। 194N कहता है कि कोई सी भी बैंकिंग कंपनी हो सॉरी कोई सी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1 करोड़ से ऊपर का पेमेंट कर रही है, ठीक है, किसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, चेक से करो, ऑनलाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, चेक से करो, ऑनलाइन करो, किसी भी मैटर से करो, किसी भी तरीके से करो, और किसी भी तरीके से करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम है, कैश में दिक्कत है। कैश पेमेंट अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो TDS लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, TDS लगेगा आपका 2%। किस अमाउंट पर लगेगा, देखो साफ साफ लिखा है, किस अमाउंट पर लिखेगा, सम एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़। 1 करोड़ से जितना एक्सीड कर रहा है, उस एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर
आपका 2% क्या कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। अब हुआ क्या, ये प्रोविज़न आ गया, इस प्रोविज़न से रिलेटेड इनको बहुत सारे क्लैरिफिकेशन देने पड़ गए, क्योंकि सर अमाउंट बड़ा है, और जब अमाउंट बड़ा होता है, जब बड़े एसएससी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो लगभग हर एक प्रोविज़न को यूज़ कर रहे हैं, हर एक प्रोविज़न को जान रहे हैं, हर प्रोविज़न को समझ रहे हैं, और वो हर प्रोविज़न को फॉलो भी कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया। 30 अगस्त का क्लैरिफिकेशन है, 15 अक्टूबर का क्लैरिफिकेशन है, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस हैं। आईसीएआई ने वो सारे क्लैरिफिकेशन भी, आई रिपीट, आईसीएआई ने वो सारे क्लैरिफिकेशन भी आपके अंदर डाल दिए। तो प्रोविजन तो वही था जो फाइनेंशियल 2019 में आ चुका था, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इतना सही प्रोविजन था। अब क्लैरिफिकेशन है सारे। पहला क्लैरिफिकेशन क्या है, क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी एंड द मैनर ऑफ कंप्यूटिंग 1 करोड़ की। 1 करोड़ कौन से गिनने भैया, ठीक है, वेर कैश विड्रॉवल हैव टेकन प्रायर टू 1 सितंबर 2019। ये 30 अगस्त का एक प्रेस रिलीज था जो उन्होंने निकाला, उसके अंदर क्लैरिफिकेशन दिया। देखना क्या क्लैरिफिकेशन है। द सीबीडीटी हैड वाइड प्रेस रिलीज डेटेड 30 अगस्त क्लैरिफाइड दैट सेक्शन 194N इज टू कम इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019। हेंस any cash withdrawal prior to 1 September will not be subject to TDS under section 194(9). 1 सितंबर 2019 से पहले तक का जो कैश विड्रॉल किया है वो यहाँ पर नहीं आता है। द थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट कैश विड्रॉल फॉर ट्रिगरिंग shall be counted from 1 April 2019। पहले क्या बोल रहे हैं, पहले बोला कि प्रेस रिलीज करके बता रहे हैं कि सर एप्लीकेबिलिटी तो कब की है, 1 सितंबर के बाद की ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, 1 सितंबर के बाद में होगा। 1 सितंबर से पहले किसी ने 1 करोड़ रुपए निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर टीडीएस मत काटना। लेकिन अगर कोई पर्सन इसके बाद में पैसा निकालता है तो उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, समझना। हैंस इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी विड्रॉन मोर देन 1 करोड़ up to 31st August from one or more account maintained with the banking company or post office, 2% shall apply on all subsequent cash withdrawal। मैं आपको इसको easy language में लिखवा समझाता हूँ। If any person has withdrawn more than ₹1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा निकाल लिए, देन कब तक, अप टू 31 अगस्त, सॉरी अगस्त 30 की होती है, 31 की तो होती है, ऊपर लिखा हुआ है, हाँ अच्छा डेट है वो, ठीक है, हाँ, अप टू 31 अगस्त 2019, 31 अगस्त 2019 से पहले तक अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा निकाल लिए तो नो टीडीएस। अभी तक आपके ऊपर कोई भी टीडीएस चार्ज नहीं लगा है, लेकिन आफ्टर दैट डेट, इस डेट के बाद एनी विड्रॉल, किसी भी तरह का विड्रॉल करोगे, इसके बाद किसी भी तरह का विड्रॉल करोगे, लाइबल टू टीडीएस। इसके बाद किसी भी तरह का अगर विड्रॉल किया तो उसके ऊपर टीडीएस चार्ज होगा, 100% टीडीएस चार्ज होगा। चलिए अगला देखना, नो टैक्स, अगला देखना, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N ऑन कैश विड्रॉल्स बाय पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन नंबर दिस। क्या है, 15 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। द प्रोविजन ऑफ 194N प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स हाउएवर रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड such other person or class as may be notified
विद इन कंसल्टेशन विद आरबीआई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि इन लोगों पर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। अब किन किन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होगा? पहला, जो भी कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, मतलब कि कौन सी, जो रिप्लेनिशमेंट कर रही है, रिप्लेनिशमेंट एजेंसी मतलब कि फ्रेंचाइजी एजेंट, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स हो गए। तो जो भी वाइट लेबल जो भी एटीएम ऑपरेटर्स हैं, अब देखो सिंपल सी बात है, अब ये नहीं भी लिखते तो भी लग ही रहा था, लेकिन फिर ठीक है, गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन जरूर दे देती है कि अगर हम बात करें कि एटीएम की, ठीक है ना, जो भी एटीएम कंपनीज वगैरह है, अगर वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा 10 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी करे, टीडीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो एटीएम ऑपरेटर्स जो हो गए, जो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज वगैरह हो गई, उन पर यह प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड इज कमीशन एजेंट और ट्रेडर ऑपरेटर अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ठीक है, तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी है एंड रजिस्टर्ड एनी लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, जो कि उस मार्केट में रजिस्टर्ड भी है, ठीक है, उनके ऊपर भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, प्रोविज़न की लैंग्वेज दिखाया तो मैं आपको। ऑफ अ कंसर्न स्टेट हु हैज इंटीमेटेड टू द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस his account number through he wishes to withdraw cash exceeding ₹1 crore in the previous year along with his PAN number देना जरूरी है, and details of the previous year and has clarified the banking company cooperative society for withdrawal in excess of ₹1 crore। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं ये? For making payment to the farmers on account of purchase of agriculture produce and banking company or cooperative society or post office has been ensured that PAN quoted is correct and commission agent or trader is registered with the APMC। तो सिंपल प्रोविज़न है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कंपनीज हैं जो पेमेंट को विड्रॉ कर रही है, क्यों विड्रॉल हो रहा है, पेमेंट किसको करना है, ठीक है, ये कंडीशन है कि पेमेंट करना है किसको, फार्मर्स को, और आप अपना वहाँ पर पैन कार्ड लगा देते हो। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहले एटीएम ऑपरेटर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो मार्केट करने वाली कमिटी है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, थर्ड कौन है? थर्ड है ऑथोराइज्ड डीलर और फ्रेंचाइजी एजेंट और सब एजेंट एंड फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर्स लाइसेंस्ड बाय आरबीआई एंड इट्स फ्रेंचाइजी, जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, सच पर्सन शुड मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर विच विड्रॉल इज मेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए? परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट। अब होता क्या है कि यार फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, आपकी शॉप पे आ गए, अब आपको उनको कैश पेमेंट करना है, अब करना ही पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट हो गया, अब आप उसके लिए पैसा विड्रॉ करो और उसके ऊपर भी हम 2% अगर टीडीएस चार्ज कर देंगे तो उनके ऊपर थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, और हम इंसाफ जरूर करना चाहते हैं, नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते। ठीक है, इन कैश एज पर द डायरेक्शंस और गाइडलाइन इश्यूज बाय द आरबीआई, डिसबर्समेंट्स ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस टू द रेसिपिएंट बेनिफिशियरीज इन इंडिया इन कैश अंडर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। देखिए MTSS, मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम ऑफ आरबीआई, तो वहाँ पर भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कंपल्सरी है, यू मस्ट हैव प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट एंड देयर फ्रेंचाइज एजेंट एंड सब एजेंट एंड फुल फ्लेज मनी एजेंट। ठीक है, फुल फ्लेज मनी चेंजेस जो है, ठीक है, और ये इसी पर्पज़ के लेना है, एनआर को पेमेंट करना है या किसी बेनिफिशियरी को पेमेंट करना है या फॉरेन टूरिस्ट को पेमेंट करना है, सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए पैसा विड्रॉ करोगे तो आप क्या हो, तो आप एग्जम्पशन के अंदर एलिजिबल हो। ठीक है, हाँ जी, तो वापस सुनना, बात कर रहे हैं सेक्शन 194N की।
पेमेंट किया है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, या मैं कहूँ कि कैश विड्रॉल किया है 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा, अगर आप कैश विड्रॉल करते हो किससे ज़्यादा, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का आपने क्या किया है, कैश विड्रॉल किया है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल है और 2% सरचार्ज, सॉरी 2% TDS विल बी चार्जेबल। अब इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो 1 सितंबर है, उससे पहले नहीं है। उससे पहले विड्रॉ कर दिया नहीं लगेगा, उसके बाद करोगे तो लगेगा। कुछ कैटेगरी के लोगों को हटा दिया, जैसे जो CRA हैं और वाइट लेबल्ड जो ऑपरेटर्स हैं ATM के, उनके लिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटिंग करने वाली कमेटी को, जो पेमेंट करेगी फार्मर्स को। और तीसरा हमने यहाँ से हटा दिया फॉरेन करेंसी का पेमेंट जो कर रहे हैं टूरिस्ट को, उनको यहाँ से क्या कर दिया, हमने हटा दिया, उनको यहाँ से हमने चेंज करा दिया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखना, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड वेयर टैक्स इज नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड एट लोअर रेट। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194N प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स इज हाउएवर रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट टू द गवर्नमेंट, बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। मैंने आपको मई 2019 के अमेंडमेंट में समझाया है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो, ठीक है, जो बैंक और जो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम करते हैं। वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स और जो भी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको क्या करे, नोटिफाई करे उनको। ठीक है, अकॉर्डिंगली द CBDT हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस एंड रूल नंबर दिस to provide that the deductor at the time of preparing statement of tax shall furnish the particular of amount paid or credited जिसके ऊपर exemption लगा है। तो एक्चुअली ये लाइबिलिटी किसके ऊपर डाल दी, ये लाइबिलिटी हमने बैंक के ऊपर डाल दी कि बैंक, अगर आपने गवर्नमेंट को किया, बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव को किया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को किया, वाइट लेवल ATM को किया या फॉरेन टाइप को किया, तो आपको ये डिटेल देनी है कि हमने इनको पेमेंट किया है, ये पेमेंट, ये इनके ऊपर TDS का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एग्जम्पशन वाली कंडीशन के अंदर आते हैं, ये आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उसको मानेगी, बाकी नहीं मानेगी। बाकी तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आपने TDS क्यों नहीं काटा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखना, वो अभी भी बैंक की है। अगला, पर्सन टू होम क्रेडिट टू बी गिवन फॉर TDS and payment thereof section 194N। देखना, rule number 37B provides the manner of giving credit of TDS and remitted to central government, that is specify the person to whom credit for TDS is given। ठीक है ना, तो क्रेडिट किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके लिए नोटिफिकेशन है, बहुत छोटा सा नोटिफिकेशन है, नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, मैं आपको नोटिफाई करता हूँ कौन कौन सी चीज़ें रिलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ये जो एग्जाम्शंस हैं ये भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और जिन पर्सन को क्रेडिट मिल सकती है वो भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अमेंडमेंट वाला पार्ट है, उसके लिए इसको एक बार स्टडी जरूर कर लो। ठीक है ना, एक बार पढ़ लो सिर्फ। ठीक है, आपको जो याद रखने प्रोविजन वो ऊपर वाले सारे प्रोविजंस, ठीक है ना, BNP वाला प्रोविज़न, सरचार्ज वाला प्रोविज़न, वो सारे प्रोविजंस तो आपको किसी भी केस में भूलने नहीं है, वो तो आपको याद रखने ही रखने। इनके अंदर आप ठीक है एक बार आप पढ़ लो, सारे रूल, नोटिफिकेशन नंबर वगैरह याद नहीं रह सकते, आपको सिर्फ याद रखना कि 194N वाला प्रोविज़न है। 194N वाला प्रोविज़न बोलता है 1 करोड़ से ऊपर ट्रांजेक्शन किया, कैश विड्रॉल किया, 2% TDS कटेगा, बोलो ठीक है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें इसके साथ में याद रख लेना। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली द CBDT हैज़ वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस एंड रूल नंबर दिस टू प्रोवाइड द पर्सन अंडर सेक्शन दैट द पर्पस ऑफ 194N credit of TDS shall be given to a person whose account tax is deducted and paid to the central government। अब समझना होगा क्या, मान लो किसी एक कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने 2 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल कर लिया, विड्रॉ कर दिया। अब इसके ऊपर क्या कट गया, TDS कट गया। अब मुझे बताओ कि TDS की तो आप क्रेडिट देते हो, क्या ये TDS की क्रेडिट के लिए एलिजिबल है या नहीं। अमेंडमेंट कहता है यस, द कंपनी इज एलिजिबल फॉर द क्रेडिट।
100% जो भी कंपनी है वो कंपनी इस क्रेडिट के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। हाँ जी पेज छूट गया है एक बीच में से। चलिए, तो ये था अमेंडमेंट फॉर सेक्शन 194N। तो 194N का जो अमेंडमेंट था वो अमेंडमेंट नहीं, एक्चुअली हमारे सारे नोटिफिकेशंस थे, ठीक है। जो नोटिफिकेशंस आपको देखने हैं, जिन नोटिफिकेशंस को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखना, अगला जो अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 194M के बारे में। टाइम लिमिट, फॉर्म एंड मैनर ऑफ डिपॉजिटिंग टैक्स अंडर सेक्शन 194M। देखना 194M है क्या। TDS एट द रेट 5%। 194M है कि TDS लगेगा 5% बाय एन इंडिविजुअल और HUF रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू अ रेजिडेंट। कब लगेगा? अगर आपने उनसे कौन सा काम कराया है, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन पर्सन्स टू कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज और फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। only individuals and HUF are required to TDS in respect of above sum payable to financial year if the aggregate sum such is exceeds rupees 50 lakh। ठीक है, देखना तो प्रोविज़न बहुत सिंपल सा है। 194M का TDS का प्रोविज़न है। क्या कहता है? पहला पॉइंट है कि जो हमारी रेट ऑफ टैक्स है वो कितनी है, रेट ऑफ टैक्स कितनी है हमारी 5%, ठीक है। अगला प्रोविज़न क्या कहता है, कब कब लगेगा, ठीक है ना। इंडिविजुअल और HUF के ऊपर ये प्रोविज़न लगेगा, रेट ऑफ टैक्स 5% है। अगर आपने कौन सा वर्क दिया है, फॉर कैरिंग एनी वर्क, सप्लाई ऑफ लेबर। अगर आप कौन सा काम करते हो, अगर आप सप्लाई ऑफ लेबर का काम करते हो या किसी तरह का कमीशन या ब्रोकरेज देते हो, ठीक है, तो उन दोनों केस में ये एप्लीकेबल है। अब ये तो सर 194M जो प्रोविज़न है वो, अब अमेंडमेंट क्या है, ठीक है ना। 194M के अमेंडमेंट के बाद में इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन अमेंड किया। वाइड नोटिफिकेशन अमेंडेड रूल 30, 31, 31A इन द फॉलोइंग मैनर टू स्पेसिफाई टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग द TDS, चालान कम स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट फॉर TDS। यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किया है, ठीक है। तो 194M तो जो है ठीक है, तो मैं 194M के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। वो हमने हमारी रेगुलर क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। उसको मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा, उसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, पहली बात कर रहे हैं रूल नंबर 32C, समझना, टाइम लिमिट एंड प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर रेमिटेंस ऑफ TDS। देखना, एनी सम डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194M शैल बी पेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड, और आपको उसका चालान स्टेटमेंट सबमिट करना है, ठीक है। अब देखना बहुत आपको समझना होगा पहले TDS के प्रोविज़न को, कि TDS का प्रोविज़न कैसे काम करता है। तो नॉर्मली जब हम TDS के प्रोविज़न को समझते हैं तो हम क्या करते क्या हैं कि एक है हमारा पेयर और एक है हमारा पेई। अब पेयर क्या करता है, पेयर यहाँ पर ये बताता है कि अगर हम बात कर रहे हैं TDS की, तो उसको सम देने से पहले, उसको अमाउंट देने से पहले वो क्या करेगा, TDS डिडक्ट कर लेगा। उसने डिडक्ट कर लिया, डिडक्ट करने के बाद में वो क्या करेगा, डिडक्ट करने के बाद में वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट करेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कि जब आप डिपॉजिट करने वाले हो गवर्नमेंट में, जब आप गवर्नमेंट में ये अमाउंट डिपॉजिट करने वाले हो, तो हम इस अमाउंट को डिपॉजिट कैसे करें या कितने टाइम पीरियड में करें। तो छोटा सा चेंज है कि जिस मंथ में काटा उसके 30 डेज के अंदर
आपको गवर्नमेंट को ये सबमिट करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा चेंज है कि जिस मंथ में डिडक्ट किया उसके 30 दिन के अंदर, कितने दिन में, 30 डेज के अंदर आपको गवर्नमेंट को ये जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, रूल 36C समझना, मैनर ऑफ रेमिटेंस ऑफ टीडीएस, where TDS is to be deposited accompanied by a challan cum statement in form number 26QD, the amount of tax or deducted shall be deposited to the credit of central government by remitting it electronically within 30 days। जिसका रेमिटेंस करना है वो भी कितने दिन में करना है, 30 डेज के अंदर। तो ये नोटिफिकेशंस है कि गवर्नमेंट के अंदर आपको कब जमा कराना है, उसका रेमिटेंस कितने दिन के अंदर करना है, कोई क्लेम हो गया तो उसको कैसे पास ऑन करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं उन नोटिफिकेशंस को प्रैक्टिकली यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड इनटू द आरबीआई और एसबीआई और एनी ऑथोराइज बैंक। ठीक है, जो भी है। अगला सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट का फॉर्म कौन सा होगा, तो ध्यान रखना नॉर्मली जो सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म नंबर 16। याद रखना, कभी भी कोई पूछ ले कि मेरे को मेरा फॉर्म नंबर 16, ऑफिस वगैरह भी जाओगे और आपको क्लाइंट लगेगा कि सर ये मेरा फॉर्म नंबर 16, तो समझना फॉर्म नंबर 16 बोल रहा है, इसका मतलब वो टीडीएस का जितना कटा हुआ, टीडीएस जितना डिडक्ट हुआ है उसका सर्टिफिकेट है, इट इज़ फॉर्म नंबर 16 और विद 16A, ऐसे फॉर्म्स आते हैं। तो इसके लिए कौन सा फॉर्म प्रेस्क्राइब किया है, इसके लिए नया फॉर्म देना था, तो नया फॉर्म नंबर दिया है 16D प्रेस्क्राइब किया है इसके लिए। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर TDS अंडर 194M शेल फर्निश ए सर्टिफिकेट। तो आपको क्या करना होगा, जो पेयर है वो पेई को एक सर्टिफिकेट देगा, कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर 16D। कौन सा फॉर्म रहेगा, वो रहेगा फॉर्म नंबर 16D। फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 16QD अंडर रूल 31A आफ्टर जनरेटिंग डाउनलोडिंग द सेम। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पर दिया होता है, जैसे आप सारी इन्फॉर्मेशन फिट करोगे अपने आप फॉर्म जनरेट हो जाएगा, फॉर्म जनरेट करके उसको दे देना, और देने भी जरूरत नहीं पड़ती। हम आजकल तो फॉर्म देते भी नहीं है, स्टेटमेंट सर्टिफिकेट देते भी नहीं है, लोग बोलते हैं कि आप डाउनलोड कर देना वहीं से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना रूल बना करके रख दिया कि आपको डाउनलोड करके देना है उसको। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ चालान कम स्टेटमेंट, आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर इसका चालान देना होगा, तो वैसे हमने उसको डिस्कस कर लिया 30 डेज। नॉर्मली जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना है, वो है 30 डेज, 30 दिन के अंदर में हमको चालान कम स्टेटमेंट वहाँ पर सबमिट करना होता है। देखना, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर TDS अंडर सेक्शन 194M शेल फर्निश टू द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स and Director General of Income Tax or the person authorized by the Income Tax Department or Director General of Income Tax a चालान कम स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 26QD इलेक्ट्रॉनिकली। सारे प्रोसीजर कितने दिन में, 30 डेज। जिस मंथ में आपने पैसा डिडक्ट किया उसके अगले 30 दिन के अंदर में आपको ये स्टेटमेंट जमा करवाना जरूरी है। ठीक है, चलिए। सो TDS चैप्टर के अंदर दो छोटे छोटे अमेंडमेंट है, छोटे छोटे तो कह सकते हैं, बड़े बड़े अमेंडमेंट है। एक है सेक्शन 194M के अंदर और दूसरा है 194M के अंदर। ठीक है, अमेंडमेंट जनरली कुछ नहीं है, जो नए नोटिफिकेशंस, नए रूल्स हैं उनको इन्होंने यहाँ पर प्रेस्क्राइब कर दिया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए लास्ट अमेंडमेंट है हमारा, वो है रिगार्डिंग आधार नंबर एंड रिगार्डिंग पैन। बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, किसके रिगार्डिंग है, ये है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम और सेल्फ असेसमेंट और पैन के रिगार्डिंग अमेंडमेंट। इसमें कोई ज़्यादा अमेंडमेंट आता ही नहीं जनरली इसमें अमेंडमेंट पैन से ही आता है। ठीक है ना, एक्चुअली पॉइंट ये है, बात ये है कि सर जब भी हम बात करते हैं पैन कार्ड की तो गवर्नमेंट एक रूल ला चुकी है, वो है रिगार्डिंग आधार कार्ड। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपना प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट जो बना रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट बन जाए और वो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कौन सा हो जाए, वो आधार हो जाए। और गवर्नमेंट चाह रही है कि इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपको लेना ही ना पड़े, सिर्फ आधार के बेसिस पर ही क्या कर दें, हम सारा काम कर दें। ठीक है, तो इसके लिए क्या उन्होंने रूल लिखा, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी समझना,
द फाइनेंस एक्ट नंबर 2019 हैज इंसर्टेड 139A, उन्होंने पहले इंसर्ट कर दिया था, 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल है, that every person who is required to furnish and intimate quote his pen and who has not allotted a pen but possesses an Aadhaar number may furnish or intimate or quote Aadhaar number in lieu of pen, and such person would be allotted a pen in such a manner as may be prescribed. तो कुछ नहीं, बहुत बड़ा अमेंडमेंट था कि पेन की जगह पर आप क्या कर सकते हो, आप फर्निश कर सकते हो अपना आधार कार्ड नंबर। वो पर्सन जिसको अभी तक पेन कार्ड अलॉट नहीं हुआ है वो अपना आधार नंबर प्रेस्क्राइब कर सकता है और वह इक्वली माना जाएगा, और फिर हम कोई जो भी नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करके उसको हम पैन कार्ड दे देंगे। तो ये भी है कि सिर्फ आधार कार्ड सबमिट करके भी आप पैन कार्ड ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट। ठीक है, अब रूल में क्या चेंजेस है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पेन बाय एप्लीकेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म अकम्पनाइड बाय द प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस, मतलब कि सर जो आपने पेन के लिए एप्लीकेशन लगाई है उसी को हम आपके लिए सारा प्रिंसिपल चीज़ मान लेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी उसी में हो गया, जो डॉक्यूमेंट थे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो भी हम उसी को मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। सीबीडीटी ने इससे रिलेटेड अमेंडमेंट निकाला, चेंजेस निकाला विद इफेक्ट फ्रॉम 1 September 2019 to provide any person who has not allotted a pen but possesses an आधार नंबर, और उसने अगर इसको इंटीमेट कर दिया है, ठीक है, shall be deemed to have been applied for allotment of pen, और he shall not be required to submit any other document। कि सर अगर अब मुझे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है, वो है आधार का डॉक्यूमेंट, आधार की कॉपी दे दीजिएगा, आपका पैन कार्ड आपको मिल जाएगा। फर्दर सब रूल 1B ऑल्सो इंसर्टेड that any person who has allotted a pen but possesses an Aadhaar number may apply for allotment of pen by intimating his Aadhaar number and should be required to apply and submit any document। आधार नंबर दे देना, वो कह रहे हैं कि जब आपने आधार नंबर दे दिया ना तो बेटा आधार नंबर के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ें आती है, जो भी चीज़ें बन सकती है वो सब आधार नंबर में पहले से ही प्रेस्क्राइब्ड है, पहले से ही दे रखी है। तो जब आप आधार नंबर दे रहे हो तो और किसी डॉक्यूमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला देखना, डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी एक्सटेंडेड। ये जो लिंक करने की जो डेट थी उस लिंक करने की डेट को उन्होंने बढ़ा दिया है। एवरी पर्सन हु हैज़ बीन अलॉटेड पेन on 1st July 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to prescribed authority on or before such may be date may be notified by the government। तो पहले ये डेट उन्होंने 1 जुलाई 2017 को उन्होंने प्रेस्क्राइब करी थी। ये डेट एक्सटेंड होती बहुत सारी हो चुकी है, और अभी जो एक्सटेंडेड डेट है आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी एक्सटेंडेड डेट है वह 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 तक आप किसी भी तरह का कोई भी जब आपको जो इंटीमेशन करना है, जो आधार को लिंक करना है पैन कार्ड से, तो आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की डेट को 31 मार्च 2020 से बढ़ा दिया। ये काफ़ी टाइम से बढ़ाई जा रहे हैं डेट को, और फिर एक्चुअली इसके बाद का भी बता देता हूँ। 31 मार्च 2020 में रखा था, लेकिन क्या आ गया, पैंडेमिक आ गया सर, क्या आ गया, कोविड-19 आ गया, तो इसके बाद इस डेट को और आगे बढ़ा चुके हैं और अभी तक बढ़ाई जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई नॉन में हो तो उसको बता देना तो भैया आधार कार्ड को पेन से लिंक कर देना। गवर्नमेंट पिछले 3 साल से इस डेट को एक्सटेंड करती जा रही है, पता नहीं कब एक्सटेंड करना बंद कर दे। ठीक है, तो अभी तक तो एक्सटेंशन किया जा रहा है। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे प्रोविजंस, सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आप वो कोई व्हाट्सएप और कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिख सकते हैं, मैं आपको विदिन 24 आवर्स को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा।